तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया क्या क्या आपको चीजें ध्यान रखनी चाहिए यूज करते हुए एंटिटी की। अब एंटिटी क्या क्या तरह की है, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में हमने बात की। फिर हमने पार्टनरशिप कितनी तरह की उनके बारे में बात की। उनकी टैक्स ऑब्लिगेशन कंप्लायंसेस के बारे में भी हमने पिछले 3-4 वीडियो में बात की। अब हम बात करने जा रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये प्राइवेट है। लिमिटेड इसलिए है क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड होगी, जैसे कि मैंने एलएलपी के केस में भी बात की थी, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप थी। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है। रजिस्टर ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में होती है। मिनिमम आपको 2 डायरेक्टर चाहिए अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल रहे हैं। अगर आप 1 पर्सन कंपनी भी एक ऑप्शन होता है, उसको भी प्राइवेट लिमिटेड माना जाता है। उस केस में आप एक डायरेक्टर के साथ भी कंपनी खोल सकते हैं, बट नॉमिनी आपको उसमें भी चाहिए रहेगा। तो 2 बंदे तो उसमें भी चाहिए ही होते हैं, एक डायरेक्टर के रूप में और एक नॉमिनी के रूप में। बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए। ठीक है। 2 शेयर होल्डर भी मिनिमम आपको चाहिए। इसमें प्राइवेट लिमिटेड में, ओपीसी में आप एक शेयर होल्डर सिंगल सोल ओनर की तरह शेयर होल्डर और डायरेक्टर बनकर भी काम कर सकते हैं। मैक्सिमम जो लिमिट है प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी के केस में मेंबर्स की, वो 200 है। और जैसा कि नाम है प्राइवेट लिमिटेड, तो ये क्लोजली हेल्ड एंटिटी है। क्लोजली हेल्ड का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि शेयर्स इसमें ट्रांसफर नहीं हो सकते दूसरे शेयर होल्डर्स की मर्जी के बिना। और फॉर्मेलिटीज कंप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ऐसा बोला जाता है कि सबसे ज्यादा है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने के बेनिफिट्स भी सबसे ज्यादा है। यही एक ऐसी एंटिटी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इक्विटी फंडिंग लोग डालते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स होता है। इंडिया से भी और इंडिया के बाहर से भी अगर आप फंडिंग लेना चाहते हैं तो एफडीआई कंप्लायंसेस करके, वैल्यूएशन करके, जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंप्लायंस के रिक्वायरमेंट्स हैं वो करने के बाद आप फंडिंग उठा सकते हैं एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, और इसको तेजी से स्केल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें जो लायबिलिटी है वो सेपरेट है, ओनर की, जो डायरेक्टर्स हैं उनकी और कंपनी की। मतलब डायरेक्टर्स कभी भी लायबल नहीं होते, जो कंपनी है उसके जो लायबिलिटी है उसके लिए, तभी इसका नाम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। दूसरी चीज ये है इसमें कि आप फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट या सेकंड लाइन ऑफ मैनेजमेंट इजीली इसमें बना सकते हैं। तो आप चीजें स्केल कर सकते हैं। एम्प्लॉयज भी चाहते हैं कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, उसमें वो काम करें। तो आपको अगर नया बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आपको डे 1 से ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रिकमेंडेड है। फंडिंग आपकी एस्पिरेशन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको बनानी चाहिए। आपके साथ कुछ और लोग हैं जो साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। आप दूसरे लोगों को अपने शेयर्स में से ईसॉप्स देना चाहते हैं, एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपके लिए ऑप्शन है। इसलिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बहुत सारे फायदे हैं। तो कंप्लायंस की अगर मैं बात करूं तो इसकी कंप्लायंस भी काफी है, बट कंप्लायंस से पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले इसमें भी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, आपको एक नाम डिसाइड करना होता है। तो मिनिमम 2 नेम्स अलाउ करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वो 2 नाम विद देयर प्रॉपर मीनिंग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होने चाहिए। आप अप्लाई करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। वहां से आपके प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से कि प्रेफरेंस बनी है, प्रेफरेंस 2 ये है, आप अप्लाई करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसको रिव्यू करेंगे जो ऑफिसर्स वहां पे हैं। और वहां पर एक सीआरसी का प्रोसेस है, सेंट्रल रजिस्ट्री सेंटर, वो उसको या तो अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर आपको उन 2 में से कोई एक नाम अप्रूव हो जाता है, उस नाम का आपको हम रिकमेंड करेंगे कि आप उसका ट्रेडमार्क भी जरूर करा लें। बिकॉज वो जो ऑफिसर अप्रूव कर रहा है, जनरली वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से चेक करके ही उस नाम को अप्रूव करता है। लेकिन फिर भी एज अ प्रिवेंटिव मेजर, जब आप नेम 2 या अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जरूर चेक कर लें इस नाम की कोई कंपनी ना हो या इस नाम की कंपनी का कोई ट्रेडमार्क ना हो, जिससे कि आपको फ्यूचर में चल के प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि ऐसा भी होता है कि 2 साल तक आपकी कंपनी का नाम चेंज करने का नोटिस आपको आ सकता है, अगर आप किसी एग्जिस्टिंग नाम से मैचिंग नाम या एग्जैक्ट नाम आप रख रहे हैं। मैचिंग नाम का मतलब कि बोलने के उच्चारण में भी अगर वो सेम नाम बोल रहा है, तो वो भी मैचिंग नाम, फिनोटिक सिमिलैरिटी अगर उसमें है तो वो भी मैचिंग नेम माना। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेम अप्रूव हो गया, उसके बाद ट्रेडमार्क में मान लीजिए आपने अप्लाई कर दिया, इनकॉर्पोरेशन आपने अप्लाई कर दिया जिसमें एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपके जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स वो बनेंगे डायरेक्टर्स, और आपका पैन आएगा, पैन नंबर आएगा,
अब तो आजकल बैंक का जो है वो भी आप इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे अप्लाई कर सकते हैं। जीएसटी अगर आपको लगता है अनिवार्य है तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे भी ऑप्शन दिया है मिनिस्टर ने कि आप साथ में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी आपको करना जरूरी है, जैसे मैंने बताया अगर आप 21 स्टेट में से किसी भी एक स्टेट में फॉल करते हैं। उसके अलावा पीएफ और ईएसआई वो ऑटोमेटिकली आपकी जनरेट कर देता है डिपार्टमेंट, एप्लीकेबल है या नहीं है उसके लिए भी एक प्रोविजन होता है कि आपके अगर पीएफ ईएसआई आ गया है तो वो पीएफ ईएसआई को आप कैसे 6 महीने के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं उसकी कंप्लायंस, वो हम किसी और वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, बट वो भी एक प्रोविजन है। तो ये इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड चीजें हो गई। मेक श्योर करना है जब इनकॉर्पोरेशन हो तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन आपके पास हो। ये सब होने के बाद आपको कंप्लायंस 15 दिन से ही स्टार्ट हो जाती है। जो 15वां दिन होता है तब तक आपको एक बोर्ड मीटिंग करनी है, आपको शेयर सर्टिफिकेट्स इशू करवाने हैं स्टैंपिंग के साथ। उसके बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका ऑडिटर अपॉइंट भी हो जाए विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका जो कंपनी का करंट अकाउंट है वो विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन अप्लाई हो जाए। अब ये सब चीजें होने के बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इसको बोला जाता है, जो मैं करंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ। इस करंट अकाउंट में जो आपने कैपिटल जो रखा होगा जिसको पेड अप कैपिटल बोलते हैं, तो दो तरह का कैपिटल है, एक पेड अप एक ऑथोराइज। पेड अप वो है जो आपने जमा किया है और ऑथोराइज वो है कि जितना आप इशू कर सकते हैं। पेड अप वो है जितना आपको लेना है डायरेक्टर से और शेयर होल्डर से। तो वो शेयर होल्डर डायरेक्टर के जिस प्रोपोर्शन का कैपिटल है उनसे उतना उतना लेके डिपॉजिट करना है। वो डिपॉजिट एविडेंस आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इसको INC 20 बोलते हैं, उसमें फाइल कराना है। वो जब आपका फाइल हो जाए उसके बाद ही आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तभी हो सकता है जब INC 20 फाइल हो जाए। अब ये जो हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स करें मेक श्योर करें अगर जीएसटी दिया हुआ है तो जीएसटी की जो रिटर्न है वो टाइम से फाइल हो रखी हो। टीडीएस आपको प्रॉपरली डिडक्ट करना है, जितनी भी सैलरीज आप पे कर रहे हैं, कोई रेंट पे कर रहे हैं, कोई भी पेमेंट अपने वेंडर्स को कर रहे हैं, तो जहां पर भी टीडीएस की इम्प्लीकेशन है 7 तारीख, अगले महीने की 7 तारीख तक आपको जो भी आपका पैसा आपने पे किया है पिछले महीने उसमें से अप्रोप्रिएट टीडीएस डिडक्ट करके, इसके अलग अलग सेक्शन 192 है, 194J है, 194H है, बहुत सारे सेक्शन है, 194C है। तो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट है, प्रोफेशनल पेमेंट है, सैलरी पेमेंट है, रेंट पेमेंट है, कोई भी पेमेंट है, कमीशन पेमेंट है, अकॉर्डिंगली आपको टीडीएस डिडक्ट करके अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करना जरूरी है। वो आपने कर लिया। उसके बाद 11 तारीख तक आपने GSTR 1 फाइल करनी है। 15 तारीख तक PF ESI की फाइलिंग हो जानी चाहिए। अगर आपके एम्प्लॉइज का आप PF और ESI डिडक्ट कर रहे हैं और उसको पे करना है, नहीं भी कर रहे हैं तो नील फाइलिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि PF ESI नंबर आ गया है, आपने डिक्लेरेशन 6 महीने वाली फाइल कर दी है तो 6 महीने तक भी आपको हो सकता है रिलीफ मिल सकता है। उसके बाद 20 तारीख तक आपको अपना GSTR 3 भी फाइल करना है। ठीक है, अगर PT रजिस्ट्रेशन ले रखा है, नहीं ले रखा है तो PT रजिस्ट्रेशन जरूर ले लें, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि 21 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें PT रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। वो प्रोप्राइटरशिप है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे LLP या प्राइवेट लिमिटेड, सबके लिए बना। तो ये मेक श्योर कर लें ये सब चीजें, ये सब कंप्लायंसेस आपकी हो रही हो, अकाउंटिंग आपकी प्रॉपरली हो रही हो। अगर डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पे कोई खर्चे कर रहा है तो डायरेक्टर का जो लोन है उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर हो जाए। 31 मार्च तक आपकी फाइनलाइजेशन हो जानी चाहिए, सारी जो भी ट्रांजेक्शन हुई है उनकी प्रॉपर टैक्स प्लानिंग आप करके चलें। डायरेक्टर्स को सैलरी भी आप दे सकते हैं उनकी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, क्योंकि डायरेक्टर्स ने जब काम शुरू किया है कंपनी में तो ये तो है नहीं कि वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में कुछ नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो होल टाइम डायरेक्टर होने चाहिए, ये आप मेक श्योर कर लें। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने चाहिए, ये मेक श्योर कर लें। मैनेजिंग डायरेक्टर होने चाहिए, तो इन कैपेसिटीज में आप इनको सैलरीज भी पे कर सकते हैं और उसमें भी आपको डिडक्शन मिलती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। हाँ, अगर कुछ केसेस में जैसे हम अभी ऑब्जर्व करते हैं, आपने अकाउंटिंग प्रॉपरली नहीं की, आपने टीडीएस प्रॉपर्टी नहीं डिडक्ट किया, तो आपकी नॉन कंप्लायंस के केस में जो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, ये आप ध्यान रखें, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंप्लायंस बहुत स्ट्रिक्ट है। आपको ये मेक श्योर करना होता है कि हर एक कंप्लायंस अप टू डेट होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए, वरना इसमें पेनल्टीज, इंटरेस्ट और इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है। डिपार्टमेंट की साइड से नोटिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर आप इसको सीरियसली नहीं लेते। आपको CBDT की कंप्लायंस जो डायरेक्ट टैक्स की है, CBIC की कंप्लायंस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस सच एज GST की है, MCA की सारी कंप्लायंस, मिनट्स ऑफ मीटिंग, बोर्ड मीटिंग्स टाइमली करनी है, रेजोल्यूशंस की डॉक्यूमेंटेशन है, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट है, ऑडिटर रिपोर्ट है, ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए इसकी प्रॉपर कंप्लायंसेस करनी चाहिए। MSME फॉर्म है, जैसे मैंने पहले इनिशियल वीडियो में बताया था कि 45 डेज से ज्यादा डिले हो जाए तो आपको MSME फॉर्म फाइल करना होता है। DPD3 फॉर्म है जिसमें डिपॉजिट
या डायरेक्टर अगर कोई लोन दे रहा है उससे रिलेटेड जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है आपको वो रिपोर्ट करनी होती हैं। देन आपको एओसी फॉर MJT7 फाइल करना होता है विद ऑडिटर रिपोर्ट, डिटेल्स ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग, ये सारी चीजें आपको MJT7 में डालनी है। एओसी फॉर में बैलेंस शीट पीएल आपको रिपोर्ट करना है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो टैक्स ऑडिट भी आपका जरूरी है। ITR 6 आपकी फाइल होनी जरूरी है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है अगर आप एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम करते हैं। तो होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी अभी तक कि किन किन टाइप ऑफ एंटिटीज में किन किन तरह की कंप्लायंसेस या फिर किन किन तरह की डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है इनकॉर्पोरेशन के लिए, मंथली कंप्लायंस के लिए। अब क्वार्टरली कंप्लायंस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें TDS का, जैसे मैंने 7 तारीख का बताया था, तो TDS की ही क्वार्टरली आपको फाइलिंग करनी होती है। एडवांस टैक्स आपको हर क्वार्टर में देखना होता है, और एडवांस टैक्स अगर आपकी 10,000 से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी है तो एडवांस टैक्स भी आपको जमा कराना जरूरी है। ये हर एक केस में है। ये टैक्सेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो TDS है, एडवांस टैक्स है, ये सोल प्रोप्राइटर के लिए भी जरूरी है, ये पार्टनरशिप के लिए भी जरूरी है, और ये प्राइवेट लिमिटेड के लिए भी जरूरी है। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में ये सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में क्वालिफाई ओपिनियन कर सकता है और वो मेंशन कर सकता है, लिखित में दे सकता है कि इस कंपनी ने ये सारी जो कंप्लायंस है टाइम से नहीं करी, इसलिए प्राइवेट लिमिटेड को तो ये मेक श्योर करना ही है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप को नहीं करना है। तो अगर आप प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में, तो मेक श्योर कर लें कि आपको भी ये बताना जरूरी है। और ये जितनी भी वीडियोस अभी तक आपने देखी हैं, ये सबके लिए रेलिवेंट है, क्योंकि आज आप प्रोप्राइटर है, कल को आप भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल सकते हैं। आज आप पार्टनरशिप फर्म है, कल को आप भी प्राइवेट खोल सकते हैं कंपनी, और प्रोप्राइटर कोई पार्टनरशिप या LLP भी ओपन कर सकता है। तो ये आप ध्यान रखें, ये सारे जो भी ट्यूटोरियल, ये वीडियोज हैं, ये आपके लिए रेलिवेंट है। नमस्कार, मैं एक वीडियो रखूंगा।